स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटिटी स्वेइंग एंड वैल्यूएशन में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वैल्यूएशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वैल्यूएशन क्या होता है, क्या पर्पस रहते हैं वैल्यूएशन, तो इम्पोर्टेंट पर्पस के बारे में हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। तो आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रिगार्डिंग टू द वैल्यूएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट वैल्यू क्या है, फेयर रेंट वैल्यू जिसको हम नाम देते हैं, या फिर मार्केट वैल्यू क्या होती है। ठीक है जी, सबसे पहले देखेंगे मार्केट वैल्यू और फेयर मार्केट ऑन फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, ऑन फेयर मार्केट वैल्यू पे जो मार्केट वैल्यू रहेगी इसके बारे में जानते हैं। उसमें वैल्यूएशन हमें पता है क्या रहेगा, तो वैल्यूएशन एक आर्ट है फॉर डिटरमाइनिंग द present value of the property, factories or any other engineering structure on the basis of the rent, income और other factors। जैसे अगर हम बात करें सेलिंग की, जब सेलिंग प्राइसेस क्या है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं वैल्यूएशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टीज की तो इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की, तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, और फेयर ऑन मार्केट ऑन फेयर मार्केट वैल्यूज पे। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू इज दैट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मार्केट वैल्यू इज दैट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी when it is put to open sale by auction। ठीक है जी, at a particular times, at a particular times, it differ time to time, it differ time to time। फिर टाइम टू टाइम क्या है, जो चेंज होती रहती है जो मार्केट वैल्यूज ऑन द फेयर मार्केट वैल्यूज। ठीक है जी, तो विद द एडवांसमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, एडवांसमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रीज की एडवांसमेंट के बेसिस पे ये क्या है, टाइम टू टाइम चेंजेस होती हैं, डिफर रहती हैं मार्केट वैल्यूज। तो मार्केट वैल्यू जो है अलग, जो मार्केट वैल्यू कहीं पे और हो सकती है, इंडस्ट्रियल एरिया है कहीं पे। ठीक है जी, तो कहीं पे अगर मैं बात करूं फैशंस की, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की, जिस एरिया में किस तरह है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो टाइम टू टाइम क्या है डिफर रहती है हमारी मार्केट वैल्यूज। ठीक है, इंडस्ट्रीज, फैशंस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, फैसिलिटीज इन द एरिया। तो इन चीजों पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर टाइम्स के अकॉर्डिंग जो सेल ओपन सेल है रहेगी मार्केट वैल्यू, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू रहती है जो डिफर रहती है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, फैशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एटसेट्रा इन द एरिया। ठीक है जी, तो जो जिस एरिया में जिस तरह की जो अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट वैल्यू है वो चेंज रहती है, डिफर रहती है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो बहुत सारे जो फैक्टर्स पे क्या है डिपेंड करती है मार्केट वैल्यू ऑन फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो यूज ऑफ द प्लॉट, इट्स शेप, साइज, एरिया, नेचर ऑफ द लोकेलिटी, किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह की जो इम्पोर्टेंट फैशंस, तो ये इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पे जो मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्लॉट्स की। तो यूजर ऑफ प्लॉट्स कौन है, यूजर ऑफ द प्लॉट, यूजर ऑफ प्लॉट
साइज, एरिया क्या है, ठीक है, लोकेशन क्या है, एरिया, नेचर ऑफ द लोकेलिटी क्या है, एरिया एंड नेचर ऑफ लोकेलिटी। तो मेजर फैक्टर हैं जिसपे मार्केट वैल्यू जो है मेनली डिपेंड करती है, ठीक है। और वेदर द लोकेलिटी, वेदर क्या है लोकेलिटी का, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, सॉरी, वेदर द लोकेलिटी is it developed one or not, is it developed one or not, ठीक है जी। तो किस तरह की जो लोकेलिटी है वो डेवलप्ड है या नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है या कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, ठीक है, किस तरह का लोकेलिटी किस तरह की है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मार्केट वैल्यू है वो हमारे जो फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर पे मार्केट वैल्यू जो है डिपेंड करती है। तो इफेक्ट ऑफ द लोकल अथॉरिटीज, इफेक्ट्स ऑफ द लोकल अथॉरिटीज, तो लोकल अथॉरिटीज के इफेक्ट्स जो है वे ये भी एक इम्पॉर्टेंट, अदर जो स्टेचुटरी बॉडीज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इस पे भी जो डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज पे जो रेगुलेशंस है उस पे भी डिपेंड करती है मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ लोकल अथॉरिटीज और अदर बॉडीज, तो अदर बॉडीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, rules and regulations, the development of the properties, route and regulation controlling the development of properties, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसपे हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो डिपेंड करती है। और अगर मैं बात करूं मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, इजी एक्सेसिबिलिटी, means of transportation and easy accessibility, तो easy accessibility और जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन की इजी एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है, तो ये उसके अकॉर्डिंगली जो मार्केट वैल्यू है किसी भी प्रॉपर्टी की वो डिपेंड करेगी। और लोकल फैसिलिटी बाय गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज द्वारा क्या फैसिलिटीज हैं, इस पे भी क्या है मार्केट वैल्यू जो है अनफेयर मार्केट वैल्यू पे जो है डिपेंड करती है। तो लोकल फैसिलिटी बाय गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट द्वारा जो लोकल फैसिलिटीज हैं वो क्या प्रोवाइड की गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे इंपॉर्टेंट जो मार्केट वैल्यू है वो डिपेंड करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं जो टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहेगा। टैक्सेशन पॉलिसी पे भी मेनली डिपेंड करती हैं हमारी मार्केट वैल्यूज, ठीक है। किसी भी प्रॉपर्टी की बात करो तो डिमांड एंड सप्लाई क्या है, जब अबनॉर्मल कंडीशंस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, अबनॉर्मल कंडीशंस, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं जिसपे मेनली जो डिपेंड करती है मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारी जो मार्केट वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जिस प्रॉपर्टी की वो वैल्यू जिसपे ओपन सेल बाय पर्टिकुलर टाइम्स पे भी क्या है टाइम टू टाइम डिफर रहती है अकॉर्डिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ इंडस्ट्री, फैशंस, ट्रांसपोर्टेशन और अदर जो भी हमारे जो एरिया में डेवलपमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमने वन बाय वन डिस्कस किया, तो आगे मैं बात करता हूँ कुछ स्क्रैप वैल्यू क्या है, सॉल्वेज वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये था हमारा मार्केट वैल्यू। तो मेनली बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जैसे यूजर ऑफ प्लॉट्स कौन है, साइज क्या है, एरिया क्या है,
लोकेशन क्या है, लोकेलिटी क्या है, ठीक है, और एडवांसमेंट क्या हुई है इस एरियाज की, और जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट बॉडीज जो काम कर रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस काम कर रही हैं, तो उनकी जो फैसिलिटी है उस एरिया में क्या है। तो इन चीजों पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो मार्केट वैल्यू है डिपेंड करती है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ स्क्रैप वैल्यू की। स्क्रैप वैल्यू क्या रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर मैं देखूं तो व्हेन एनी प्रॉपर्टी लॉसेस इट्स यूटिलिटी, तो अगर अपनी जो प्रॉपर्टी का प्रेजेंट वैल्यू रहेगी, एक वैल्यूएशन रहेगा, जब एक प्रॉपर्टी क्या अपनी यूटिलिटी को क्या करती है, लॉस कर ले, तो उस लॉसेस के लिए अगर हम उसके आफ्टर द रिपेयर, तो एक रिक्वायरमेंट जो अमाउंट रहेगा, वो उसकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट हो रहेगा, उसको हम क्या स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो व्हेन एनी प्रॉपर्टी losses its utility, ठीक है जी। तो यूटिलिटी जो है वो लॉसेस हो जाए किसी प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो एंड इट इज नॉट इन अ पोजीशन, एंड इट इज नॉट इन ए पोजीशन to serve the repairing, ठीक है जी। तो जब कोई प्रॉपर्टी क्या है अपनी यूटिलिटी खो देती है और वो एक ऐसी स्टेबल नहीं है आफ्टर रिपेयर, सर्व आफ्टर रिपेयर, तो it is required to dismantle and reconstruct, it is required to dismantle and reconstruct, तो जिस प्रॉपर्टी को हमें और डिसमेंटल करने की जरूरत पड़ जाए और रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ जाए, तो उसमें द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल मटेरियल, द वैल्यू ऑफ द dismantle material like steel, और अगर मैं बात करूं टिम्बर्स की या ब्रिक्स की, मटेरियल्स सच एज स्टील, टिम्बर एंड ब्रिक्स एटसेट्रा, जो स्क्रैप मटीरियल रहेगा, ठीक है जी, तो इज नोन एज द स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, ठीक है जी। तो इस तरह की अगर मैं प्रॉपर्टी की यूटिलिटी जो है बिल्कुल ही लॉस हो चुकी है और इट इज नॉट एबल इन अ पोजीशन टू सर्व आफ्टर रिपेयरिंग, तो रिपेयरिंग के बाद भी वो उसकी जो पोजीशन है उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसको हमें डिसमेंटल करना होगा या रिकंस्ट्रक्शन करना होगा। तो जब उस वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल मटेरियल की जो वैल्यू है, जैसे हम स्टील की बात करें, टिम्बर्स की बात करें, या हम ब्रिक्स की बात करें, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। तो द स्क्रैप वैल्यू इज जनरली 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो स्क्रैप वैल्यू का जो वैल्यू रहती है वो 10% रहती है टोटल कॉस्ट की, जो भी हम कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, ठीक है। द स्क्रैप वैल्यू इज जनरली 10% of the total cost of construction, total cost of construction, तो कंस्ट्रक्शन करने की कॉस्ट पे जो अमाउंट है 10% रहेगा, स्क्रैप वैल्यू में हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इट इन केस ऑफ द मशीनरी वैल्यू ऑफ द मेटल, इन केस ऑफ machinery value of metal is scrap value of metal
इज स्क्रैप वैल्यू। जो मशीनरी वैल्यू ऑफ मेटल है उसको हम स्क्रैप वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, तो इट इज आल्सो नोन एज डिमोलिशन वैल्यू और जंक वैल्यू। इट इज आल्सो नोन एज डिमोलिशन वैल्यू और जंक वैल्यू। ठीक है जी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं रिलेटेड टू द वैल्यूएशन। तो हम स्क्रैप वैल्यू वो रहती है जब किसी भी प्रॉपर्टी की जो यूटिलिटी है बिल्कुल ही लॉस हो चुकी है और इट इज अ नॉट स्टेबल इन अ पोजीशन आफ्टर रिपेयरिंग। ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल मटेरियल लाइक स्टील, टिम्बर और ब्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्रैप वैल्यू। ठीक है जी। तो स्क्रैप वैल्यू मेनली जो कॉस्ट जनरली जो 10% रखी जाती है, टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन रहेगी। ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ साल्वेज वैल्यू की। तो साल्वेज वैल्यू क्या रहेगी इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मार्केट वैल्यू के बारे में। ठीक है। और इसके बाद हम देखा स्क्रैप वैल्यू क्या रहती है। किसी भी प्रोजेक्ट की यूटिलिटी खत्म होने के बाद जो डिसमेंटल्ड मटेरियल रहेगा उसकी जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। ओके। उसके बाद मैं बात करता हूँ साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू। ओके। तो साल्वेज वैल्यू क्या रहेगी इसके बारे में जान लेते हैं। तो साल्वेज वैल्यू जो है इट इज द वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द यूटिलिटी पीरियड। इट इज द वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द यूटिलिटी पीरियड। ठीक है जी। तो यूटिलिटी पीरियड का एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड की वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, साल्वेज वैल्यू। तो यानी कि विदाउट बीइंग अ डिसमेंटल, विदाउट बीइंग डिसमेंटल, तो डिसमेंटल्ड होने से बिना ही जो हमारी एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड रहेगा उस वैल्यूज को हम क्या नाम बोलते हैं, साल्वेज वैल्यू। ठीक है जी। तो इन केस ऑफ ए मशीन, the when its useful life of span ends, when its useful life span ends, ठीक है जी। तो लाइफ स्पैन जो है वो प्रॉपर्टी का बिल्कुल एंड हो चुका है एंड इट बिकम अनइकोनॉमिक, एंड इट बिकम्स अनइकोनॉमिकल, जो प्रॉपर्टी है वो उसका जो लाइफ स्पैन है यूजेबल नहीं रहा है, तो उस टाइम पे जो हम द बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर मैं बात करूं, इट मे बी द सोल्ड और परचेज, इट मे बी सोल्ड और परचेज, उसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। परचेज साल्वेज वैल्यूज may be use it for the other purpose, may use it for the other purpose। ठीक है। तो अदर पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, उसको सोल्ड और परचेज करने की जो टेंडेंसी है वो है, क्षमता है। अभी तक यूटिलिटी पीरियड जो है एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड के विदाउट एंड डिसमेंटल्ड जब रहती है हमारी प्रॉपर्टी, तो तब हम क्या बोलते हैं, इट डज नॉट, अगर the sale value of the machine is, the sale value of the machine is salvage value। तो इस तरह इसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, साल्वेज वैल्यू। तो ये इंक्लूड नहीं कि डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ द रिमूवल, इट डज नॉट इंक्लूड cost of removal। रिमूवल कॉस्ट जो है वो
इंक्लूड नहीं रहती है सॉल्वेज वैल्यू में। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो है जैसे हमने डिस्कस किया, तो एक इट इज द वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द यूटिलिटी पीरियड विदाउट एंड डिसमेंटल्ड द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो विदाउट एंड डिसमेंटल प्रॉपर्टी जो वैल्यू रहती है एंड ऑफ पीरियड ऑफ द यूटिलिटी किसी प्रॉपर्टी का, तो जब हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं, सॉल्वेज वैल्यू, ठीक है। जो प्रॉपर्टी की रहेगी, तो इन केस ऑफ द मशीन, अगर मैं मशीन की बात करूं तो एक यूजफुल लाइफ स्पैन जो है वो एंड हो चुका है, एंड ऑफ यूटिलिटी है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस मशीन को जब हम प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो उस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, तो किसी अदर पर्पस के लिए, तो तब उस वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं, उस वैल्यू ऑफ मशीन को क्या नाम देंगे, सॉल्वेज वैल्यू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं रेटेबल वैल्यू क्या रहती है, एन्युटी क्या है, और अगर इंपॉर्टेंट सॉल्वेज और स्क्रैप वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर एंड ईयर प्रोसेस क्या है, सिंकिंग फंड और डिप्रिसिएशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और मेथड ऑफ वैल्यूएशंस भी देखेंगे क्या रहेगा।